अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना वो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसकी, जिस ये अंडरस्टैंड करना है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें ये हेल्प आउट करेगा एफएससी का मैथ करने में। अच्छा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझने से पहले ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी मतलब ये फार्मूला है ना पूरा, इसके अंदर भी कुछ एक दो फार्मूले यूज़ कर रहे होते हैं हम। एक फार्मूला है, उस फार्मूला है, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमने देखने हैं पहले, ताकि हम जब उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, फिर हम जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा हमें, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए ना सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन में फार्मूला बड़ा यूज़ होता है, हम उस फार्मूले को देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेकिन वो काम बेसिकली हम रफ वर्क में समझ ले कर लेते हैं। मैं रफ वर्क की यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। तो फार्मूला बड़ा फेमस आपको पता है, वो फार्मूला है NCR। अच्छा, वैसे जो N है ना, इसको आप कह सकते हो ये सुपरस्क्रिप्ट है और R सबस्क्रिप्ट है। अच्छा, फार्मूला क्या है? N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। अभी ये फार्मूला है, इसको अपने माइंड में अच्छी तरह स्टोर कर लेना, ठीक है। N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। लेकिन साथ ये भी याद रखना है कि ये N क्या है और R क्या है। तो N आपने याद रखना है कि N C के ऊपर वाली वैल्यू है और R C के नीचे वाली वैल्यू है। ये आपने पॉइंट माइंड में लाजमी रखना है, ठीक है, कि N क्या है, N सुपरस्क्रिप्ट है और R क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ये दो पॉइंट लाइन में माइंड में याद नहीं रखना है। तो इस तरह जब अभी माइंड में ये बात याद रखोगे ना, तो आपको फार्मूला लिखने में बड़े आसानी रहेगी। आपको बस ये याद रखना है कि जो मैंने ऊपर नॉमिनेटर में N लिखा है, ये ऊपर से वैल्यू आती है और जो नीचे वाली वैल्यू वो नीचे से आती है, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ का, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंस जो उसका फैक्टोरियल बनता है, उसको डिनोमिनेटर में मैंने लिखना है। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे क्या करना है बेसिकली, अब हमने यही जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूज़ करना है, इसलिए पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। अब यही जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमने अच्छी तरह क्रैम कर लेने हैं पॉइंट्स, ठीक है, ताकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन करते हुए इशू ना आए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हमने क्रैम कर लेने हैं, सम पॉइंट्स, ठीक है, ये हमने क्या करना है, इसको क्रैम कर लेना अच्छी तरह। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बेसिकली हमारा, अगर देखें तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं लिखता हूँ NC नोड कह लो या ज़ीरो कह लो आप, इक्वल टू NCN इक्वल टू 1। अच्छा, इस फार्मूले से क्या हमने क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया है, हमने बस ये बात माइंड में रखनी है, इसको इस तरह याद रखना है कि जब कभी NC 0 हो ना, N का मतलब है ऊपर कोई भी वैल्यू है, 5 है, 10 है, 20, 100 कुछ भी है ऊपर, नीचे अगर 0 है, नीचे अगर 0 है, सबस्क्रिप्ट में अगर 0 है, तो उसका आंसर जो 1 होगा। मतलब जो ऊपर वाला फार्मूला मैंने आपको बताया ना NCR का, वो पूरा फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। हमने जस्ट सिंपल देखना है कि अगर NC 0 है ना, मतलब नीचे 0 आ रहा है, तो उसका आंसर 1 है। इसी तरह जब NCN है ना, इसका मतलब है हमने ये देखना है कि जब कभी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, मतलब ऊपर वाली वैल्यू C के और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम है ना, चाहे वो 5 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 20 है, कुछ भी है, जब दोनों वैल्यूज सेम है ना, तो उसका भी हमने फिर ये NCR का फार्मूला पूरा यूज़ नहीं करना, वैल्यूज पुट करें नहीं, जस्ट हमने डायरेक्ट आंसर 1 लिख देना। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जब कभी नीचे 0 आ जाए, जब कभी नीचे वो वैल्यू है जो ऊपर वैल्यू है, सेम वैल्यू है ऊपर नीचे, तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक हो गया? मैं नीचे मेंशन भी कर देता हूँ, व्हेन R वैल्यू इज 0 और इक्वल टू N, देन आंसर विल बी 1। बस ये स्टेटमेंट है, ये आपने इसको अच्छी तरह माइंड में स्टोर कर लेना, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट नंबर 2 है, NC1 इक्वल टू N। इस बात का मतलब क्या है बेसिकली, कि जब कभी हमारे पास सबस्क्रिप्ट में 1 होगा, सबस्क्रिप्ट में 1 होगा, मतलब C के नीचे 1 वैल्यू होगी, जो आंसर होगा ना हमारा, वो सुपरस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, N होगा, मतलब आंसर हमारा सुपरस्क्रिप्ट होगा, वो कोई भी हो, 2, 3, 4 कुछ भी हो, नीचे 1 है तो आंसर हमारा ऊपर वाली वैल्यू होगी, सिंपल। तो इसको मैं ये, जैसे ये है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका, तो इसको मैं लिख भी सकता हूँ, व्हेन
आर वैल्यू इज 1, आंसर विल बी n। अब एक थर्ड पॉइंट है, उसको देखते हैं। वो ये है कि जब कभी ज़ीरो का फैक्टोरियल आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो फैक्टोरियल। तो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है 1। ये भी आपने माइंड में अच्छी तरह कर लेना याद। लास्ट पॉइंट है कि फैक्टोरियल कटिंग इन डिवीजन फॉर्म। जब फैक्टोरियल डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है तो कैसे कट करना है उसको, अब हम ये देख लेते हैं। बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं इधर इक्वल डालता हूँ, ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और जो 4 फैक्टोरियल, हमें फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना तो आता है, क्या हो जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह ना हम ये 3 फैक्टोरियल को अब 3 फैक्टोरियल से कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, फैक्टोरियल की कटिंग हो गई है। तो हमारा मेन टॉपिक तो ये था कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके लिए तो हमने वो 2-3 फार्मूले पॉइंट्स वगैरह अच्छी तरह क्राइम किए हैं। ठीक है, तो अब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने तो इसको देखना था कि ये क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसका फार्मूला क्या लगाता हूँ, ये फार्मूला फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a + x⁴n। ठीक है, तो कहते हैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है। इसकी क्या करनी है, एक्सपेंशन। इसकी एक्सपेंशन क्या होती है हमें वो देखनी है। तो इसकी एक्सपेंशन करने का मेथड क्या होता है वो देखते हैं। अब मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ। बेसिकली एक्सपेंशन क्या होगी, NC0। अब इसको देख लें, बता देता हूँ मैं ये कैसे करनी है। अभी बस फार्मूला में लिख रहा हूँ, इसको देखें ज़रा। a⁴n x⁴0 प्लस NC1 a⁴n -1 x⁴1। अच्छा, अब ये 2 टर्म्स मैंने लिखी हैं। अब इसको मैं और भी एक्सपेंड करता हूँ। तो इस 2 टर्म्स से हम फार्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ फार्मूले के अंदर, अब इस पर गौर करना है आपने। तो जो मैंने पहली टर्म लिखी है NC0, मैंने ये NC0 किस बेस पे लिखा है, C तो आएगा ही आएगा, हमें पता है हर टर्म में। ये N और 0 कैसे आए हैं, तो आपने ये याद रखना है कि जो C के ऊपर वैल्यू लिखनी है ना, जैसे यहाँ पे N लिखी हुई है, ये कौन सी वैल्यू होगी जो हमारे पास ऊपर एक्सपेंशन जिसकी करनी है ना ऊपर, जैसे a + x⁴n। तो जो ऊपर पावर होती है ना वो मैंने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और नीचे जो 0 लिखना है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये बात याद रखनी है हमेशा कि जो सबस्क्रिप्ट में हमने पहले टर्म में 0 लिखा है ना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इधर 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहली टर्म NC0 ऐसे लिखी है। दूसरी टर्म में मैंने NC1 लिखा है। इस बात का मतलब क्या है कि दोबारा क्या किया मैंने, n को एज इट इज लिखना है आपने। जो पावर है ना ऊपर a + x⁴n, उस पावर को, n जो पावर है उसको दोबारा एज इट इज ही लिखना है। वो पावर चलती रहेगी ऐसे ही, लेकिन नीचे क्या हुआ है, 0 से 1 हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब फार्मूला को एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आया है NC1, अब NC2 आ जाएगा आगे। ठीक है, और ये कब तक चलता रहेगा, ये फार्मूला तब तक एक्सपेंड होता रहेगा, चलता रहेगा फार्मूला। NC1 NC2 हम लिखते रहेंगे तब तक जब तक नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट जो ऊपर n है ना उसके बराबर ना आ जाए। अगर ऊपर 5 है ना n की जगह, तो नीचे भी 5 आ जाए। ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 आ जाए, तब तक ये फार्मूला एक्सपेंड होता रहेगा। बस रूल क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू सेम चलती रहेगी n, लेकिन जो नीचे है वो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे, वो ग्रेजुअली क्या करेगी, इंक्रीज करती रहेगी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया हमें कि मतलब NC0 NC1 कैसे लिखना है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म के अंदर NC0 a⁴n x⁴0, ये कैसे लिखा मैंने। आपने बस ये बात याद रखनी है, जो a और x है ना, ये बेसिकली ऊपर जो फार्मूले में लिखे हुए हैं ना हमने a + x, ये 2 वो टर्म्स हैं, ये तो पता लग रहा है हमें। ठीक है, अब जो a⁴n है वो कैसे लिखी है हमने याद रखना है कि जब कभी जो ऊपर टर्म है ना फार्मूला के अंदर पावर है, मेन पावर n, उसको एज इट इज लिखते हैं ना हमने। ठीक है, और इस पावर को आगे क्या करना है, अब दूसरी टर्म में देखें आप तो a⁴n -1 लिखा है, तो इससे हमें ये भी क्लियर हो गया है कि एक टर्म कम करते जाना है। जैसे a⁴n था, फिर a⁴n -1 मैंने कर दिया, आगे जाकर ये क्या होगा, a⁴n -2 हो जाएगा, a⁴n -3 हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाता रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये बेसिकली
तब तक जाएगा, ये बेसिकली क्या होगा, तब तक जाएगा ये जो ऊपर n-1 n-2 कर रहा हूँ ना मैं, ये पावर कम करता जा रहा हूँ, का पावर कम ही कर रहा हूँ ना। लेट्स सपोज x पे 5 है, n के ऊपर n की जगह 5 लिखा हुआ है, तो 5 - 1 क्या हो गया 4, फिर 4 - 1 क्या हो गया 3, 3 - 1 2, 2 - 1 0। ये तब तक जाएगा जब तक a की पावर 0 ना हो जाए। ठीक हो गया ना। तो 2 पॉइंट्स में अब तक बता चुका हूँ कि जो NC0 NC1 है ना, ये 0 1 जो चल रहे हैं C के नीचे वाली वैल्यूज़, ये तब तक जाएंगी जब तक ये पावर ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल ना आ जाए, मतलब n के इक्वल ना आ जाए। एक पॉइंट मैंने ये बताया है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि जो a के ऊपर पावर है वो कब तक चलती रहेगी, एक वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है, हर प्रीवियस वैल्यू से। कब तक होगा ये, जब तक a की पावर 0 ना हो जाए। ठीक हो गया। और जो अब बचा है हमारे पास x का, कि x का क्या करना है, तो x की जो पावर्स है ना 0, ठीक है, नेक्स्ट में मैंने 1 लिखा है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, a की पावर के रिवर्स हो जाएगा x की पावर। x a की पावर कम कर रहे थे ना, एक वैल्यू कम कर रहे थे, -1 करते जा रहे थे, इसमें +1 ऐड करते जाना है। जैसे x की पावर 0 है, आगे जाके x की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर x की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। और कब तक जाएगी x की पावर, कि जो हमारे पास n की पावर है वो ना अचीव हो जाए हमारे पास। ठीक है ना। तो ये इस तरह, ये 3 वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं। अब इस फार्मूले को हम, इसको आपने बस अच्छी तरह ना स्टोर कर लेना इन तीनों पॉइंट्स को। अब इस फार्मूले को हम फर्दर देख लेते हैं आगे क्या, प्लस ये मैं इसको पूरा लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी 1 पॉइंट, और a की पावर a कम होती जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, a की पावर आएगी 0 तक। ठीक है। और x की पावर क्या होगी n तक। ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला क्या आता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक तो फार्मूला हमने ये यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह a + x की पावर n, मतलब a पे भी कोई वैल्यू है, x पे भी कोई वैल्यू है, और होल की पावर पे भी कोई पावर है, तो होल के ऊपर कोई पावर है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए इफ़ a = 1 आ जाए, हम क्या करेंगे, a की पावर 1 को पुट करते हैं ना ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो जो आंसर आएगा ना, तो फिर उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे हम। हमें ज़रूरत नहीं ऊपर से ड्राइव करने की, हम एज इट इज़ यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है। अगर a की जगह 1 हो क्वेश्चन के अंदर, हम ये क्यों करेंगे, पहले हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएं फिर उसको सॉल्व करें। उससे बेहतर ये नहीं है कि हम सिंपल जब a की पावर 1 पुट कर लेते हैं एक बार अभी, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ना एंड पे, हम उसी को यूज़ करते रहेंगे। तो a की जगह 1 डाल दिया है, NC1, फिर a आया, यहाँ पे a नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, ये मैं कट कर देता हूँ। 1 की पावर क्या बच जाएगी 1 - 1, और x की पावर 1 एज इज प्लस NCN, ये यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, और ये x की पावर n। ठीक है। अब मैंने बेसिकली क्या है, मैंने आपको सारा जो पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि NC0 क्या होता है, कि जब कभी नीचे 0 आ जाए ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो NC0 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। NC0 का आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 1, और ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। किसी की पावर का हमें पता है n हो, तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है। और x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो आंसर तब भी 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया। अब आगे अगर हम देखें तो NC1 है, मैंने ये भी बताया हुआ है, जब कभी पावर नीचे 1 आ जाए ना, तो आंसर क्या होता है ऊपर वाली वैल्यू, मतलब c के ऊपर जो पावर है वो आंसर होती है हमारा। तो इधर क्या आ जाएगा आंसर हमारा, n आ जाएगा NC1 का आंसर। और ये जो 1 है, इसके ऊपर 1 - 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या होता है 0, तो आंसर 1 नहीं बन जाएगा किसी की पावर 0 हो जाए तो। x की पावर 1 एज इट इज आ जाएगी, प्लस डॉट 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 प्लस। अब मैंने आपको बताया था जब ऊपर और नीचे पावर सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है, तभी आंसर 1 होता है। ठीक हो गया। और ये किसी के पावर 0 तो आंसर 1, और x की पावर n। अच्छा, हमारे पास अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल 1 + nx प्लस x की पावर n। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला आ गया है जो हमने याद कर लेना अच्छी तरह और अंडरस्टैंड भी कर लेना है, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया है, इसको भी हमने याद कर लेना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये 2 किस्म के आंसर आ गए हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के। इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।